नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट 2018 में आए हुए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोग 2019 में आए हुए बाल विकास के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज देखते हैं 2018 के पेपर के बाल विकास पार्ट को। ठीक, तो पहुँचते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। यस, पहला क्वेश्चन है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। पहले तो एक पेन ले लेते हैं। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है, हमें बताना पड़ेगा क्या। एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। कोहलर ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ बात है। स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, यानी ऑटोनोमस रैंडम एक्टिविटी है, ये भी नहीं है। संज्ञानात्मक संकार्य है, ये बात सही हो सकती है, क्योंकि कोहलर ये मानता है कि जो सीखना होता है वो एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है और सीखने के लिए संज्ञान या बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। कोहलर का ये मानना। इसी वजह से कोहलर ने चिंपैंजी को सिलेक्ट किया था। चिंपैंजी को सिलेक्ट किया था किस वजह से? क्योंकि इसने देखा कि चिंपैंजी बुद्धिमान प्राणी होता है। इस वजह से इन्होंने किसी कबूतर, गिलहरी या चूहे पर प्रयोग न करके लेकिन संज्ञानात्मक संकार तो है, लेकिन ये सीखने की डेफिनेशन नहीं है, सीखने की एक विशेषता मात्र हो सकती है। किसी क्या होता है, लेकिन कोहलर कैसे बताते हैं कि सीखते कैसे हैं, वो उसके लिए राइट आंसर है ये क्वेश्चन, आंसर नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। कोहलर का मानना है कि हम सूझ के द्वारा सीखते हैं या अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखते हैं। और सूझ कब विकसित होती है? सूझ कब विकसित होती है? सूझ को कहते हैं इंसाइट। इंसाइट बोले तो सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। सडन अंडरस्टैंडिंग, परिस्थिति की एकाएक या अचानक से सूझ आ जाती है, समझ आ जाती है। वो कब आती है? सूझ विकसित होती है जब हम परिस्थिति के सभी अंगों का प्रत्यक्षीकरण करेंगे, यानी सभी अंगों को समझने का प्रयास करेंगे, तब सूझ विकसित होती है। जैसे वैसे भी कोहलर गेस्टाल्ट संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक हैं। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र। समग्र या इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण, कंप्लीट, होल। तो कोहलर का मानना यह है कि जब हम किसी व्यवहार को सीखते हैं तो उसे हम पार्ट में नहीं सीख सकते। पहले तो हमें पूरी समस्या के सभी अंगों को देखना पड़ेगा। ठीक जैसे इन्होंने अपना प्रयोग किया था, उसमें भी इन्होंने यही सिद्ध किया कि एक बॉक्स में एक चिंपैंजी बंद है, चिंपैंजी भूखा रखा गया है इसमें, और ऊपर केले टंगे हैं। ये केले इतनी ऊंचाई पर हैं कि इसे हाथ से मिलेंगे नहीं। और वहीं पर कोहलर ने कुछ डिब्बे भी रख दिए छोटे छोटे इसी बॉक्स के अंदर। तो अब क्या है, चिंपैंजी को केले जरूरत है, भूख भी लगी है, बाहर भी नहीं निकल सकता कि और कहीं से कुछ खा ले, डिब्बे भी उसी में रखे हैं। तो ये क्या है, पूरी सिचुएशन है। चिंपैंजी के सामने पूरी सिचुएशन है, ये सभी चीजों को देख रहा है, केले भी देख रहा है, बॉक्स में बंद है, वहां से निकल भी नहीं पाएगा, ये चीज भी इसके दिमाग में है। और छोटे छोटे बॉक्स भी रखे हैं, उन्हें भी किसी तरीके से ये यूज कर सकता है। तो पूरे सभी पार्ट्स को, समस्या के सभी पहलुओं को इसने देखा, उनका प्रत्यक्षीकरण किया, इन सभी में एसोसिएशन करने की कोशिश की। ये सब करता है तो क्या होता है, पूरी परिस्थिति को देखकर चिंपैंजी के दिमाग में एक सूझ उत्पन्न हो जाती है, इंसाइट उत्पन्न हो जाता है। और वो दो बॉक्स, ये बॉक्स पास पास रखता है और एक बॉक्स इसके ऊपर रख के इस पे खड़े होकर के केले प्राप्त कर लेता है। तो क्या किया, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण किया, ध्यान कर पाया। दूसरी बात यह है कि कोहलर अंश से पूर्ण की ओर नहीं मानते हैं। ठीक है, अंश से पूर्ण की ओर नहीं सीखने की बात करते हैं। कोहलर हो या कोई भी गेस्टाल्टवादी हो, वो इस बात को गलत मानता है। ये कहते हैं पूर्ण, पहले पूर्ण देखो, पूर्ण से अंश, पूर्ण से अंश की ओर, यानी पहले पूरी परिस्थिति हमारे सामने होनी चाहिए, फिर हम उसके छोटे छोटे पार्ट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी नई भाषा की बात हो रही है। बालक नया नहीं है जो कि अभी पहली बार भाषा सीख रहा हो, वो बात नहीं है। कोई व्यक्ति जो अपनी मातृभाषा बोल सकता है, जैसे हम लोग हिंदी बोल लेते हैं, अब हमें कोई दूसरी भाषा सीखनी है, दूसरी भाषा हम लोग इंग्लिश ही सीख, तो दूसरी भाषा कोई सीखनी है, तो इस दूसरी भाषा को सीखने के लिए प्रारंभ कहाँ से किया जाना चाहिए? कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ये आंसर हमें इससे चाहिए। अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, में से कोई नहीं, पार्टी दो। शब्दों के निर्माण से, वाक्यों के निर्माण से। वाक्य तो सबसे पहले हम बनाने नहीं लगेंगे क्योंकि दूसरी लैंग्वेज है, तो थोड़ा इसके बारे में जान। शब्दों के निर्माण से अब हम शब्द बनाने लगेंगे। शब्द बनाना नहीं है, इससे तो पहले हम लोगों ने सेकंड लैंग्वेज के कुछ शब्द सुन रखे होंगे। जैसे हम लोग क्या जैसे कोई कहता है हम वर्क कर रहे हैं, वर्ड, चिड़िया, ये सब कॉमन शब्द हैं, ये हम लोगों ने सुन रखे। इसका मतलब कुछ शब्द हमें पता है, कुछ अक्षर भी पता है, ए से लेकर के जेड तक हमें भूलते हो या जो भी है, कुछ अक्षर भी पता होते हैं। तो जब अभी हमें कभी ए दिखाई देता है और बाद में कोई और वर्ड दिखाई देता है, एप्पल दिखाई देता है, तो हम क्या करते हैं? एसोसिएट करते हैं कि ए का यूज यहाँ पर इस तरीके से है, ए का यूज रैट में इस तरीके से है। तो ये क्या है? सबसे अच्छा तरीका है सेकेंड लैंग्वेज सीखने का। कोई भी नई भाषा अगर हम सीख रहे हैं तो अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य, एसोसिएशन बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स, ये सबसे बेहतर तरीका होगा कोई भी नई भाषा। ठीक, अक्षर भी उसके देखें, उस अक्षर को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किन शब्दों में। शब्द देख रहे हैं तो देखते हैं इसमें कौन कौन से अक्षर। ठीक, तो इससे हम जल्दी से सीख। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल? समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र नहीं, सामान्य और विशिष्ट छात्र सही हो सकता है, केवल सामान्य छात्र भी नहीं, और बहुभाषी, बहुत ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता और बहुत टैलेंटेड बच्चे भी शामिल जाते हैं। केवल और केवल इनकी बात हो तो नहीं रखे जाते हैं। समावेशी कक्षा कक्ष एक ऐसा कक्षा कक्ष होता है जिसमें सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बच्चे, यानी समावेशी शिक्षा का मतलब ही है हम क्या करते हैं, इंक्लूसिव कॉन्सेप्ट है हमारा। हम इंक्लूसिव तरीके से सभी बच्चों को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। एक ही क्लास में सभी छात्रों को इंक्लूड करते हैं। इस क्लास में कौन कौन से बच्चे होंगे? सामान्य तो होंगे ही, सामान्य बच्चों की संख्या हमेशा ज़्यादा भी रहती है, और इसी में दो चार अगर प्रतिभाशाली हैं उन्हें भी हम लोग इसी में पढ़ाएंगे, प्रतिभाशाली। कुछ बच्चे अगर पिछड़े हैं तो कोशिश करेंगे कि उन्हें भी इसी के साथ में रख करके उन्हें मेन स्ट्रीम में लाएं। कुछ मंद बालक हैं उन्हें भी, कुछ शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं किसी तरह से, तो बालक हैं उन्हें भी हम क्या करते हैं, एक ही क्लासरूम में, सामान्य क्लासरूम में, सामान्य शिक्षक के द्वारा, सामान्य पाठ्यक्रम के अनुसार जब हम तैयारी करते हैं, जब पढ़ाते हैं, तो उस ऐसे क्लासरूम को समावेशी या इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं, समावेशी कहा जाता है। ठीक, तो आंसर क्या होगा आपका? बी। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणित संबंधी अधिगम अक्षमता, बहुत ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं है। लर्निंग डिसऑर्डर बहुत सारे होते हैं, गणित संबंधी होता है, भाषा संबंधी होता है, सूक्ष्म कौशल संबंधी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे होते हैं, तो इसमें गणित संबंधी कौन सा हो सकता है? नीरसता संबंधी तो कोई बात ही नहीं होती है गणित में। पठन दोष का कोई मतलब होता नहीं है। गणना दोष बिल्कुल सही इसका आंसर है, और गणना दोष को हम लोग इंग्लिश में बहुत बार पढ़ चुके हैं, देखा होगा, आपने सुना होगा, डिसकैलकुलिया कहते हैं, कहते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? समावेशीकरण की सफलता यानी समावेशी शिक्षा में हम सफल कैसे हो सकते हैं, समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट कैसे सफल हो सकता है, कैसे सफल बना सकते हैं? क्षमता निर्माण का अभाव, अगर क्षमता निर्माण का अभाव होगा तो कैसे काम निर्माण जरूरत है। ठीक, समावेशीकरण अगर हम एक ही क्लास में सभी प्रकार के बच्चों को क्षमता होनी चाहिए। अभिभावकों की भागीदारी न होना, समावेशी कक्षा में हर तरह के बच्चे हो, तो ऐसे में अभिभावकों के भी सहयोग अपेक्षित होता है। ठीक, तो अभिभावकों की भागीदारी जरूरी होती है, इसमें दिया है ना होना। अलगाव बहुत गलत शब्द है। संवेदनशीलता सबसे अच्छा आंसर है आपका। संवेदनशीलता, समावेशीकरण अगर एक ही क्लासरूम में हम सभी बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? संवेदनशील बनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सभी चीज़ों को,
और संवेदनशील केवल शिक्षक को ही नहीं बनना पड़ेगा, संवेदनशील शिक्षक भी हो, अभिभावक को भी समझना पड़ेगा समस्याएं बच्चे की, इस तरीके से वो क्लास में और घर में। साथ ही साथ स्कूल का जो वातावरण है, स्कूल का वातावरण ये भी संवेदनशील होना चाहिए, यानी ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें बच्चे जुड़ सकें, जिससे बच्चे सकारात्मक तरीके, जैसे कि विकलांग बच्चों के लिए रैंप का कॉन्सेप्ट आया था, तो स्कूलों में बच्चे जब दिव्यांग बच्चे होते हैं वो चढ़ नहीं पाते थे, तो उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट आया था, हमारे स्कूल में रैंप की व्यवस्था की जाएगी, जिससे बच्चे वो पकड़ के इसे पाइप को इसके साथ जो लगा होता है इसे पकड़ के आसानी से जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है संवेदनशील माहौल। तो समावेशीकरण के लिए संवेदनशीलता बहुत। अगले क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। संवेग का तत्व कौन सा नहीं है, देखो संवेग व्यवहारात्मक तो होते ही हैं। संवेग कैसे होते हैं, व्यवहारात्मक होते हैं। संवेग अगर हम संवेगात्मक स्थिति में हैं तो हमारे व्यवहार जाएगा, यानी हमारा व्यवहार हो जाएगा व्यवहार में। दूसरा, दो विशेषताएं होती हैं संवेग की। दैहिक संवेग जो होता है हमें शारीरिक रूप से भी प्रभावित करता है, और संज्ञानात्मक का संबंध यहाँ पर है मानसिक। शारीरिक कैसे, जब हम संवेगात्मक स्थिति में होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत प्रेम में होते हैं, तो क्या होता है शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे जब गुस्से में होते हैं तो चेहरा लाल हो जाता है, ठीक है, शरीर झुंझलाने लगता है। संज्ञानात्मक की बात करें, मानसिक की बात करते हैं, तो संवेगात्मक स्थिति में मानसिक असंतुलन खो बैठते हैं लोग, और डिसीजन मेकिंग पावर का लॉस हो जाता है। उस समय व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता गुस्से में। संवेदी का मतलब है यहाँ पे सेंसरी। सेंसरी सेंसरी का मतलब होता है इंद्रियों से। इंद्रियों से संबंधित जो भी चीजें हैं वो प्रभावित नहीं होती गुस्से में, जैसे नाक, कान, आँख, त्वचा, ये क्या है, ये सभी क्या है, सेंसरी चीजें हैं, इंद्रियां हैं। तो इनसे जो भी काम होते हैं वो होते रहेंगे। आंखों से दिखाई देता रहेगा, कानों से सुनाई देता रहेगा, ठीक है, त्वचा से स्पर्श वाली जो भी चीजें हैं वो सारी फीलिंग्स होती रहेंगी, लेकिन ये सारी चीजें संवेग से जुड़ी। ठीक, तो संवेदी आपका यहाँ पे आंसर है, ये संवेग का तत्व नहीं। हाँ, क्वेश्चन, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का मतलब क्या है, देखो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं अमेरिका में, बी एस ब्लूम ने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हैं। इन्होंने शिक्षण के उद्देश्य 3 बताए हैं। शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। ज्ञानात्मक को ही यहाँ पर संज्ञानात्मक कहा गया है। तो बी एस ब्लूम ने जो काम किया है, बी एस ब्लूम ने ज्ञानात्मक बनाया, भावात्मक बनाया और मनोगत्यात्मक बनाया। 3 भाग यानी बताए कि जो शिक्षण है इसके उद्देश्यों को हम 3 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। तो जो पहला है ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक को इन्होंने ज्ञानात्मक के उद्देश्यों पर और आगे भी काम किया। तो संज्ञानात्मक जिसे हम यहाँ ज्ञानात्मक कहते हैं वही संज्ञानात्मक क्षेत्र। 3 क्षेत्र ये हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। पहला वाला ये आपका है संज्ञानात्मक क्षेत्र, और इसके 6 उद्देश्य बताए हैं। वो कौन से हैं, इस तरह देखो, बी एस ब्लूम ने जो बताया उसमें ज्ञान पहले नंबर पे है, बाद में ज्ञान के बाद बोध है, लेकिन इसमें अनुप्रयोग है इसलिए गलत है। मूल्यांकन से शुरू होता है, ये भी गलत है, ये भी मूल्यांकन से शुरू होता है, ये भी गलत है। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये डी ऑप्शन बिल्कुल। अगला, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं। अच्छे शिक्षण की विशेषता बतानी बहुत सिंपल है। अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है, ये भी बात ध्यान रखना, नहीं है वो बतानी है। ठीक, तो जनतांत्रिक तो शिक्षण होना ही चाहिए। क्लासरूम हमारा कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक ढंग का होना चाहिए, जहाँ सभी बच्चे अपनी बात रख सकते, अपनी समस्या का समाधान करा सकते। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण
वांछनीय सूचनाएं दी जानी चाहिए, यानी केवल काम की बातें की जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातों को सिखाना कोई सही बात नहीं। ठीक, तो जनतांत्रिक माहौल और सहानुभूति वांछनीय सूचनाएं देने वाला शिक्षण, ये अच्छी विशेषता है। लेकिन कौन सी नहीं है, वो स्वेच्छा। हम एज ए टीचर अपनी मर्जी से सारे काम जो चाहें वही सिखाएं, जो मन कर रहा वही पढ़ाएं, नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ाएं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारा अब जो कॉन्सेप्ट है वो स्वेच्छाचारी नहीं रह गया है, वो अब बाल केंद्रित हो गया है, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो सहानुभूति पर पूर्ण रवैया होना चाहिए टीचर का, और वांछनीय सूचनाएं। ठीक, अगले क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत जो दिया, देखो मैस्लो का जो है वो तो 5 आवश्यकताएं बताई हैं इन्होंने, 5 आवश्यकताएं बताई हैं। हम लोग इसे जब टॉपिक, ठीक, हर्जबर्ग का स्वास्थ्य सिद्धांत है, स्वास्थ्य सिद्धांत है, ये भी अभिप्रेरणा से संबंधित है। स्वास्थ्य सिद्धांत पूछ, स्किनर तो अपना सीखने का सिद्धांत है, इनका क्लासिक वो ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी क्रिया प्रसूत अधिगम के लिए जाने जाते हैं। तो विक्टर ब्रूम, यहाँ पे टी है, विक्टर ब्रूम ने दिया है कौन सा? प्रत्याशा सिद्धांत। प्रत्याशा सिद्धांत अभिप्रेरणा से संबंधित है। प्रत्याशा सिद्धांत पूछ लिया जाए किससे संबंधित है, तो ये अभिप्रेरणा से संबंधित है। और इस सिद्धांत में विक्टर ब्रूम ने 2-3 बातें, जैसे आपका अभिप्रेरणा हो गया, अभिप्रेरणा, निष्पादन, अभिप्रेरणा, निष्पादन और कार्य संतुष्टि, कार्य संतुष्टि पर विभिन्न प्रकार से कार्य संतुष्टि, इन चीज़ों को विभिन्न प्रकार से क्या है? परिभाषित किया। ठीक है, किसमें? प्रत्याशा सिद्धांत। क्लियर है? तो विक्टर ब्रूम प्रत्याशा सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? देखो प्रतिमानों के कुछ फैमिली या ग्रुप हैं, उसमें से कोई एक ग्रुप ऐसा है जिसमें अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान होता है। जैसे व्यक्तिक में होता है, नहीं। सामाजिक अंतःक्रिया में आता है, इसमें भी नहीं आता है। सूचना प्रक्रियाकरण में आता है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, व्यवहार परिमार्जन परिवार में भी नहीं आता। सूचना प्रक्रियाकरण, सूचना प्रक्रियाकरण में जो आपके प्रतिमान आते हैं उनकी संख्या 4 है। पहला आपका निष्पत्ति, निष्पत्ति संप्रत्यय प्रतिमान, संप्रत्यय प्रतिमान, निष्पत्ति संप्रत्यय प्रतिमान। दूसरा है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान। अगला है आगमन प्रतिमान, आगमन प्रतिमान। और उसके बाद है जैविक विज्ञान, जैविक विज्ञान प्रक्षा प्रतिमान, जैविक विज्ञान प्रक्षा। तो ये 4, ठीक है, निष्पत्ति संप्रत्यय प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, आगमन प्रतिमान और जैविक विज्ञान प्रक्षा प्रतिमान, ये 4 प्रतिमान जो हैं सूचना प्रक्रियाकरण के अंतर्गत आते हैं। तो इसी में हमारा अग्रिम व्यवस्थापक, ठीक है, क्लियर है? तो बढ़ते हैं। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या जरूरी है, वो हमें पता है। कौशलों का स्थानांतरण रेखीय अभिक्रम से नहीं होता, शाखीय अभिक्रम से भी नहीं होता, तैयारी और अर्जन से भी नहीं होता है। कौशल अंतरण एक गति है, ना कि उद्देश्य। पहली बात तो हमें यही मान, कौशल अंतरण क्या है? एक गति है। किसी काम को हम कर तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जब हम उसके मास्टर हो जाते हैं तो हम उसे और कितना जल्दी कर लेते हैं, कितनी कुशलता से कर लेते हैं, ठीक, वो कौशल होता है। तो कौशल अंतरण क्या है? गति है, स्पीड है, एक पेस है, ना कि उद्देश्य। तो रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम और तैयारी और अर्जन, ये सब सीखने के या अधिगम के तरीके हैं, ठीक है। कौशल अंतरण,
कौशलों के स्थानांतरण नहीं है। ठीक, तो ये ऑप्शन बिल्कुल, कौशल के स्थानांतरण के लिए क्या उपयोगी है, कौशल अंतरण एक गति। अगला, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण के सूत्र बहुत सारे होते हैं, मैगजीम्स ऑफ टीचिंग, उनमें से देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। सरल से कठिन की ओर होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर भी होता है, दृश्य से अदृश्य की ओर भी होता है, लेकिन निगमन से आगमन की ओर कोई भी सूत्र नहीं होता, इसीलिए आपका यही हो सर। ठीक है, क्योंकि निगमन अपने आप में एक प्रविधि है और आगमन अपने आप में एक प्रविधि है, दोनों अलग अलग है। निगमन से आगमन की ओर कोई भी शिक्षण नहीं होता। बाकी सरल से कठिन बच्चों को पहले इजी चीज़ें सिखाइए, जब इजी समझ में आए तो उनका मन लगने लगेगा, फिर हम उन्हें कठिन की ओर ले चलेंगे। इसी तरीके से एक मैगजीम होता है कि अनिश्चित चीज़ें पहले दूर दराज से एग्जाम्पल दिए, कोई कहानी सुनाई बच्चों को, फिर अपने एक निश्चित पॉइंट पे आ गए, जो समझाना चाहते थे उस बात पर आ गए, तो बच्चे समझ जाएंगे उससे जोड़ करके। दृश्य का मतलब जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जो सामने हैं हमारे, उन चीज़ों से शुरुआत करते हैं, और फिर अदृश्य का मतलब जो नहीं दिखाई देती हैं वहाँ तक, यानी उन चीज़ों के बारे में भी बच्चों को समझा सकते। तो इस तरह से निगमन से आगमन की ओर ये शिक्षण का सूत्र नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जब हमें जानना है तो सबसे पहले तो ये जान लें कि इसके जो जनक हैं वो डी एलन के हैं। डी एलन सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं। सूक्ष्म शिक्षण का एक चक्र होता है, इसका प्रथम पद आपसे पूछा गया है। तो प्रथम पद तो होता है कि जब भी हम माइक्रो टीचिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। बनाते हैं, योजना बनाते हैं, योजना निर्माण करेंगे, और उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, शिक्षण करते हैं योजना का। शिक्षण के बाद में प्रतिपुष्टि लेते हैं। प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक की बात हो रही है यहाँ पर। फीडबैक से पता चल जाता है कि हमारे शिक्षण में या हमारी योजना में कौन सी कमियां रहीं, उन्हें हम लोग सुधारते हैं, और फिर क्या करते हैं, अगली बार फिर से योजना बनाते हैं, यानी पुनः योजना बनाते हैं। पुनः योजना बनाते हैं, फिर पुनः योजना बनाई तो फिर उस योजना के हिसाब से पुनः शिक्षण भी करेंगे। ठीक है, पुनः शिक्षण होगा, फिर पुनः शिक्षण के आधार पर पुनः फीडबैक भी देंगे। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब ये कितने चरण हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 चरण हो गए। और इसका प्रथम पद पूछा था, तो प्रथम पद क्या होता है, योजना बनाना, ऑप्शन ई हो जाएगा। और प्रत्येक पद पर यहाँ 6 मिनट का टाइम लगता है। कितने मिनट का लगता है, 6 मिनट का लगेगा। तो 6 पद हैं तो 6 मिनट का टाइम, तो 36 मिनट का टाइम लगता है। कितने मिनट का टाइम कौशल सीखने के लिए, योजना 6 मिनट में, फिर 6 मिनट से मिनट, फिर 6 मिनट योजना, 6 मिनट पुनः शिक्षण, और 6 भारतीय कौन से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। अवबोध स्तर, देखो जो आपके शिक्षण के स्तर होते हैं, स्तर के शिक्षण, अवबोध स्तर के शिक्षण की बात हो रही ना, तो शिक्षण के क्या होता है, स्तर होते हैं, और वो 3 होते हैं। स्मृति स्तर का सीखना होता है, स्मृति, बोध क्या कहें, अवबोध, और चिंतन स्तर। तो ये क्या है, शिक्षण सीखने के स्तर हैं। अगर स्मृति स्तर पे काम कर रहे हो तो उसके लिए और चीजें प्रयोग होती हैं। अवबोध स्तर पे कौन कौन से होते हैं, अवबोध स्तर पर होता है अन्वेषण। सबसे पहले हम क्या करते हैं, खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं, यानी सर्च करते हैं समस्या क्या है, उसकी इस पर बात करनी है, पढ़ाना क्या है। फिर प्रस्तुतिकरण करते हैं, मटेरियल तैयार करके प्रस्तुतिकरण करते हैं। फिर बच्चा क्या करते हैं, आत्मीकरण, बच्चा उस चीज़ का आत्मीकरण कर लेता। आत्मीकरण के बाद में वो अभिव्यक्तिकरण भी कर लेगा, यानी अगर आत्मीकरण कर लिया, पढ़ लिया है, तो वो वर्णन भी कर सकता है, वर्णन या अभिव्यक्ति, व्यक्तिकरण। क्लियर है, तो शिक्षण के
अब इसमें क्या है, अवबोध स्तर पे 4 बातें आती हैं, अन्वेषण आता है, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण और वर्णन। तो हमारा यहाँ पे मिल गया हमें। अगला, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण। अगर हम प्रभावी डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते हैं, शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। देखो एजुकेशन जो सिस्टम है वो ब्लॉक स्तर पर काम करते हैं, जहाँ पे हम लोग एक खंड, जिसे खंड स्तर पर, और संकुल कहा जाता है एक जगह पर 4-5 स्कूलों के समूह का संकुल बना दिया जाता है। तो वो ये जब ब्लॉक यानी विकास खंड स्तर पर जब जो खंड एक डिवाइड है, और फिर इसके अंदर जो संकुल है वो सभी मिलकर के भागीदारी करें, तब जो है आपका विकेंद्रीकरण हो सकता है। दूसरा, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हों। स्थानीय तो लेवल पर भी लोग ऐसे हों, ऐसे लोग उपलब्ध हों। अध्यापकों के पास पर्याप्त संसाधन हो और प्रासंगिक सामग्री यानी पर्याप्त TLM भी और जरूरी चीज़ें। ठीक, तो इसके A, B और C सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। एक छात्र है पढ़ रहा, आप पढ़ रहे हो, आपको किसी ने नाम लेकर बुलाया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस संवेदना के द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करें, कैसे बताओगे, कैसे क्या रिएक्शन करोगे। तो कोई आपको बुला रहा है तो आप उसकी तरफ देखेंगे क्या, उसे छुएंगे क्या, आप भी उसका जवाब ही देंगे। किसी ने नाम लिया तो आप कहोगे हाँ, या कहोगे बोलिए, बताइए क्या बात है। ठीक है, तो ध्वनि संवेदना ही होगी, यानी ध्वनि के माध्यम से ही आप अपनी अनुक्रिया प्रकट करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। जिन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसमें 4 स्टेजेस की बात की गई है। पहला तो संवेदी गामक अवस्था है, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। दूसरा क्या है, पूर्व संक्रिया काल, पूर्व संक्रिया काल। तीसरा है मूर्त संक्रिया काल, मूर्त संक्रिया काल। और फिर है औपचारिक संक्रिया काल, औपचारिक संक्रिया। तो संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रिया काल 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रिया काल 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रिया काल यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है आपका 11 से 15 वर्ष। तो 0 से 2 वर्ष पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था, इसे क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी पूर्व संक्रिया काल प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रिया काल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11, और औपचारिक संक्रिया काल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को 11 से है। और प्राक संक्रिया का मतलब है पूर्व संक्रिया। ठीक है, प्राक संक्रिया का मतलब पूर्व संक्रिया। तो 2 से 7 साल, नंबर C विल बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। बाद की बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था अपने लास्ट फेज में है, तब कौन सी विशेषता नहीं। तो भविष्य की योजना की सूझबूझ, ये क्या ऑप्शन, ये तो गलत है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के अंतिम पड़ाव में है, तो बच्चा भी इतना समझदार नहीं हो गया कि वो भविष्य की योजनाओं पर बहुत ज़्यादा सूझबूझ कर सके, बहुत सोच विचार करे, इससे अभी उसका कोई मतलब नहीं। विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि होगी। बच्चा है बाल्यावस्था में, बच्चे काल्पनिक कथाओं में बहुत रुचि लेते हैं, बहुत जिज्ञासु होते हैं। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति उसकी बढ़ रही होती है काल्पनिक भयों का। लगता है बच्चा बाल्यावस्था के अंतिम फेज में यानी किशोरावस्था में पहुंचने वाला है, अब उसके काल्पनिक भय जो दिमाग में कभी कभी बैठे होंगे वो धीरे धीरे कम होने। तो भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ इस अवस्था में नहीं पाई जाती। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, A। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित, भाषा विकास से संबंधित पावलाव। पावलाव को तो जानते हो, इन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। विनय ने
बुद्धि परीक्षण दिया है, मास्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत, चॉम्स्की जाने जाते हैं किसके लिए, भाषा विकास के लिए। भाषा विकास में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और इन ये दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। नंबर एक तो लैड, जिसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। चॉम्स्की मानते हैं कि प्रत्येक बच्चे में जन्मजात तरीके से एक डिवाइस होती है जिसे हम भाषा अर्जन युक्ति कहते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को भाषा अर्जन युक्ति कहते हैं और चॉम्स्की का मानना है कि इसी डिवाइस के माध्यम से कोई भी बच्चा कुछ शब्द सीखता है, कुछ अक्षर सीखता है और कुछ वाक्य सीखता है, फिर इन शब्द अक्षरों और वाक्यों से नए नए वाक्य, नए नए शब्दों का निर्माण करता है और अपनी भाषा का विकास करता चला जाता है। नंबर एक बात चॉम्स्की से ये क्लियर हो गई। दूसरा, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है जेनरेटिव ग्रामर का। जेनरेटिव ग्रामर का जेनरेटिव ग्रामर का जेनरेटिव ग्रामर इन्होंने उसी प्रक्रिया को कहा है जो एलईडी तो एक डिवाइस है और एलईडी द्वारा जो काम होता है, जो निकल के आता है, वो है जेनरेटिव ग्रामर। जैसे बहुत से शब्दों से जो शब्द या वाक्य दिमाग में है उससे नए नए शब्द बनाना, नए नए वाक्यों का निर्माण करना, वो जेनरेटिव ग्रामर दिया है चॉम्स्की ने। तो चॉम्स्की दो बातों के लिए जाने जाते हैं भाषा विकास में। बहुत अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो थॉर्नडाइक का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी ना नाम दिया है सिद्धांत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? दो क्वेश्चन इसमें हैं। देखो, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग से संबंधित है, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। दूसरा, विलंब विकास किससे संबंधित होता है? विलंब विकास का मतलब क्या है यहाँ पर? तो गिरोह अवस्था, विलंब विकास पहले समझ लो जहां मिल जाए। विलंब विकास का संबंध होता है सामाजिकरण से। सामाजिकरण से सामाजिकरण इसमें किसमें मिलता है? नैतिकता, भाषा, सामाजिकरण इसमें मिलता है। यही आपका विलंब विकास किससे संबंधित है? सामाजिकरण से। और गिरोह अवस्था की आयु वर्ग 8 से 10 मान सकते हैं। यहाँ पर जितने ऑप्शन है उस हिसाब से गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष यानी बाल्यावस्था का अंतिम फेज ये है। और अब बच्चा किशोरावस्था में जाने वाला है, तो किशोरावस्था में पहुंचकर बच्चा सक्रिय सदस्य हो जाता है समूह का। इसी तरीके से 8 से 10 वर्ष बाल्यावस्था में वो लक्षण शुरू हो जाते हैं। तो गिरोह की अवस्था 8 से 10 वर्ष और विलंब विकास सामाजिकरण, तो दोनों का आंसर एक ही था, वो आपका हो गया। ठीक है, 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास किससे संबंधित है? सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी? तृतीय अवस्था कौन सी है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था? अभी चारों अवस्थाएं हम लोगों ने डिस्कस की थी। पहली संवेदनात्मक गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी औपचारिक। कौन सी पूछी है? तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इनका टाइम आपको पता होना चाहिए। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक होती है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष होती है और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष होती है, औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल नहीं है? ध्यान रखना है, अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन? अधिगम में योगदान कौन देता? अधिगम की इच्छा तो होनी चाहिए। ठीक है, तो अधिगम की इच्छा होगी तभी हम अधिगम कर पाएंगे। प्रेरणा, इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, रुचि भी बहुत जरूरी है। मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है विषय वस्तु, ये मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। दूसरा बात यह है कि विषय वस्तु तो सीखने की चीज़ है, इसे तो हमें सीखना है, ये प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। विषय वस्तु का जो स्वरूप है उसे, विषय वस्तु को हमें सीखना है। ठीक, और ये हम सीखेंगे किसके द्वारा? जब हमारे अंदर अधिगम की इच्छा भी हो, हम प्रेरित भी हो उस काम को करने के लिए और हमें उसमें रुचि भी हो, तब हम उस विषय वस्तु को समझें। तो मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? विषय वस्तु का स्वरूप। ठीक है, निम्न में से सामाजिक
मूल्य कौन सा है? सामाजिक होना चाहिए यहाँ पर। इनमें से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य में तो सहायता और व्यवहार तो आता ही, सहायतापरक व्यवहार। सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार। ठीक है। प्राथमिक लक्ष्य रोटी कपड़ा मकान, ये नहीं सामाजिक मूल्य। मूल प्रवृत्ति भी नहीं, आक्रामकता भी है ही। तो सहायतापरक व्यवहार निम्न में से सामाजिक मूल्य है। ठीक है, सहायतापरक व्यवहार उस पर क्लियर होता है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण। दो टैक्टिक्स हैं, दो तरीके हैं, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण। निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण किसके हैं? स्वतः शोध के उदाहरण हैं। स्वतः शोध करते हैं। देखो होता क्या है कि जब हम कोई काम करते हैं, जब कोई रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करने के कई छोटे छोटे तरीके होते हैं जिससे हम शॉर्टकट से काम। ऐसे ही स्वतः शोध जब हम लोग करते हैं तो उसके दो शॉर्टकट हैं। हम कहते हैं फर्स्ट अन्वेषण कर लिया और साधन साक्ष्य, जितने भी साधन जो भी साक्ष्य वहां पर हैं उनका विश्लेषण किया और एक निष्कर्ष पहुंच गए। तो ये होता है स्वतः शोध का उदाहरण। ठीक है, एल्गोरिदम इससे संबंधित नहीं है ये सब कुछ। तो 25 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये बात किसने कही है? स्किनर ने, रॉस, एबिंगहस, एमएल विग्गी। देखो सीखने का वक्र इस तरह से बनता है, हम जितना भी टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं, सीखते हैं, जब नहीं मेहनत करते हैं तो ये वक्र नीचे गिरता है, फिर पढ़ने लगते हैं तो फिर ऊपर जाता है, फिर नहीं पढ़े तो फिर ये नीचे आने लगेगा, तरीके से बराबर हो जाएगा, और फिर मेहनत करेंगे तो ऐसा। तो ये क्या है? लर्निंग कर्व है, अधिगम का वक्र है, सीखने का वक्र है। ये तो क्लियर हो गया कि ग्राफ पर सीखने की मात्रा हो गई, कितना बढ़ रही है, सीखने के प्रयास कितने हो रहे हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं। गति प्रगति ये सब देखो कागज पे दिख रही है, ग्राफ पर प्रदर्शित हो रही। ये सीखना हो रहा है, ऐसे सीख कि नहीं सीख, ये होता है। ये बात किसने कही है? परिभाषा मिलती जुलती है सभी से, स्किनर की भी कुछ इस तरीके की ही परिभाषा, लेकिन यहाँ पर ना स्किनर इसके ऑप्शन में है, और आपके रॉस की भी ये परिभाषा नहीं है, एबिंगहॉस और भी नहीं है। ये परिभाषा है आपके गेट्स एवं अन्य की। बात आप गेट्स एवं अन्य की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाई के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? थॉर्नडाई के अधिगम के प्राथमिक नियम हमें पता होने चाहिए। 3 नियम हैं उनके। तत्परता का नियम तो है ही, अभ्यास का नियम है और प्रभाव का नियम है। 3 नियम ये मुख्य हैं। चौथा जो है ये गौड़ नियम में से आता है, यानी जो सेकेंडरी लॉज हैं, 5 नियम हैं, उनमें से एक है साचार्य का नियम। तो ये जो है आपका प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। प्राथमिक नियम हमारे 3 ही है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को पहले तो ये जान लें कि दिया किसने है। ये पावलोव का सिद्धांत है। इसे शास्त्रीय अनुबंधन भी कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का जो दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पावलोव ने दिया, तो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन ही तो दिया है, शास्त्रीय अनुबंधन दिया है, शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, क्लासिकल थियरी कहते हैं अनुबंधन। ठीक है, तो अनुकूलन किसके अनुकूलन पर? ये बात कर रहे हैं सीखने की, पावलोव अधिगम की बात कर रहे हैं, और अधिगम में व्यवहार का अनुकूलन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यवहार को सीखते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। और किसी है 28 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन हमें पता होना चाहिए। इससे क्या कहते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, कंडीशनिंग थियरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन को। और ये किसने दी है? स्किनर ने दी है। स्किनर ने ये सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत का। और इसका जो दूसरा नाम है वो नैमित्तिक अनुबंधन है। निमित्त से संबंध होता है साधन का। साधन इसमें क्या है? साधन है इसमें जो दिया जाने वाला जो उद्दीपक है। ठीक है, उद्दीपक क्या करता है? किसी कार्य, जब बच्चे को कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे उद्दीपन दिया जाता है, उससे क्या मिलता है? बच्चे को पुनर्बलन मिलता है। तो पुनर्बलन जो मिलता है बच्चे को,
पुनर्वलन मिलता है। तो अब क्या है, उद्दीपक जो है एक साधन का वहाँ काम करता है। कोई भी बच्चा, कोई भी प्राणी क्यों प्रयास करे, वो अपने निमित्त या अपने फायदे के लिए काम करता है। ठीक है, तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंध है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम की एक विशेषता नहीं है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम की एक विशेषता नहीं है, नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, बिल्कुल गलत लग रहा है। अधिगम को प्रत्यक्ष तरीके से कहाँ देख सकते हैं कि अधिगम क्या है, दिखाओ कितना अधिगम कर लिया है, दिखाइए। यही आपका आंसर है, यही विशेषता नहीं। अधिगम को हम, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं। ठीक, ये बात गलत है और हमें गलत ही तो चाहिए, विशेषता नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, यानी जब हम लर्निंग कर रहे हैं तो हमारी ग्रोथ भी हो रही है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया, भी बात सही है। तो तीनों सही है, पहला ऑप्शन ही अधिगम की। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और इससे पहले जो है आप क्लास हम लोग वाइंड अप करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो इस चैनल सब्सक्राइब कर लें, आपको अब सारी क्लासेस। ठीक है, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। 2019 के पहले ही डिस्कस कर चुका हूं और 2018 के आज की क्लास में डिस्कस हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे 2017 में आए हुए बीटेट के सभी। ठीक है, तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग।